सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। 1800-2123-494 पर। ये एक देश के, हमारे भारत के एक विशेष मुद्दे को लेकर रखी गई है। अभी आप सबने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ देखी होगी कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस जो 60 साल से करती आई है, तुष्टीकरण की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति, देश को विखंडित करने की राजनीति, ये आज तक सिर्फ वो कहने के लिए करती आई। लेकिन आज उसने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र के अंदर जो उसने बातें रखी, आज लिखित रूप में उसने ये साबित कर दिया कि पिछले 60 सालों से जो उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम उन्होंने किया, जो पहले दिन से वो लोग करते आए हैं, उन्होंने आज उसको लिखित रूप में दिया है। उसी तरफ दूसरी तरफ भाजपा, जो कि देश को विकसित भारत बनाना चाहती है, विकासशील देश बनाना चाहती है, और उसी दूसरी तरफ कांग्रेस देश को पुनः तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश को विखंडित करना चाह रही है। इन्हीं विषयों को लेकर आज मैं कुछ जो उनके खुद के घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच में रखा गया, उन्हीं विषयों को लेकर मैं थोड़ा सा आपके बीच में बातें रखना चाहूँगी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये विशेष रूप से कहा कि वो एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे, एक ऐसा विभाग बनाएंगे जो कि सर्वे करेगा और ये निर्धारित करेगा कि हमारे देश की संपत्ति किसके हाथों में है, हमारे देश का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके हाथों में ज़्यादा संपत्ति है। उसमें हमारी आज जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जब वो शादी करके जाती हैं तो स्त्री धन के रूप में जिसकी मान्यता, जिसकी सुरक्षा कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा भी की जा रही है, वो आज उस तक पहुंच गए हैं और उसको छीनने की बात करते हैं। उनका अपने घोषणा पत्र के अंदर ये स्पष्ट रूप से कहना है कि वो लोग इसका सर्वे कराएंगे किसके पास कितना गोल्ड है, सोना है, और वो उसको छीनकर उन व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा जिनके लिए वो राजनीति करते हैं। उन्होंने जो हमेशा से किया और हमेशा से करते आए हैं, परिवारवाद की राजनीति जो उन्होंने की, जिसकी शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई, जनता का धन लूटना, देश को लूटना, ये कांग्रेस ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना हुआ है। जब देश ने आज़ादी की और हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, तब भी उन्होंने देश को जातिवाद के नाम पर बांटकर देश को विखंडित कर दिया। और जो उनके द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा विखंडन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, वो मुझे लगता है मुझे विशेष रूप से बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा कि जो नौकरी पेशा करने वाले हमारे माता पिता हैं, जो कि अपने बच्चों के नाम पर उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एफडियां बनाते हैं और बैंकों के अंदर सुरक्षित करते हैं कि अगर भगवान ना करे किसी माता पिता को कुछ हो जाए तो उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो उनके भविष्य और उनके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर भी उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वो इन एफडियों की भी जांच कराएंगे। मतलब कि जो माता पिता सारी उम्र लगा देते हैं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरियां देने का काम किया, वो उन बच्चों के माता पिता द्वारा उनके भविष्य को सुरक्षा के लिए रखी गई एफडियों की भी जांच कराएंगे। और उनका तो विशेष रूप से ये कहना भी है कि जैसे उनकी सरकारों द्वारा पहले किया गया कि आम जनता से उन्होंने विशेष रूप से, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें 18% अपनी इनकम का हमें सरकारी खाते में जमा करवाना ही पड़ता था।
और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाती थी। और ये जो धन है, ये किसका धन कितने सालों तक सरकार के पास रहेगा, ये भी सरकार द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। और सरकार ये निर्धारित करती थी कि किसको धन कितने समय में वापस देना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने ज़ीरो बैलेंस के ऊपर जनता के खाते खुलवाने का काम किया, उनको सुरक्षित करने का काम किया। और वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से एक बात लिखी है कि इन खातों की विशेष रूप से जांच कराई जाएगी कि किसके खाते में किसकी जमा पूंजी कितनी पड़ी है। और उन्होंने घोषणा पत्र में विशेष रूप से जो बात करी, उन्होंने कहा है कि हम मिनॉरिटी और देश के जो बहुसंख्यकवाद है उनकी जगह अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर विशेष रूप से ये कहा है कि जो हमारा आरक्षण है, हमारे बीसी समाज का जो आरक्षण है, हमारे एससी समाज का जो आरक्षण है, उसमें से काट कर 15% का जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। तो ये किस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और क्या वो देश को कहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं, ये मुझे लगता है कि वो जनता भली भांति समझ रही है कि वो किस बात को, और उनकी घोषणा पत्र के अंदर विशेष रूप से जिस अल्पसंख्यक की बात करी जा रही है वो अल्पसंख्यक कौन है। आज जब वो बात करते हैं कि हमारे स्त्री धन की, जो स्त्री का अधिकार है, उसको छीनकर भी वो उन लोगों में बांट देना चाहते हैं जिनकी वो तुष्टीकरण की हमेशा से राजनीति करते आए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है 50% की जो सीमा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसको ख़त्म करके आरक्षण वो बांटने का काम किसको करेंगे, अल्पसंख्यकों में ये आरक्षण को बांटने का काम करेंगे। और ये बात जो उन्होंने 5 अप्रैल के जो अपने घोषणा पत्र में जारी की, उन्होंने विशेष रूप से एक बात लिखी है कि हिंदुस्तान में 50% की आबादी जो है वो पिछड़े वर्ग की है, 15% आबादी दलितों की है, 8% की आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी हमारी माइनॉरिटी की है और 5% आबादी है वो गरीब जर्नल कास्ट की है। अगर आप इन सब को मिला दें तो 90% से ज़्यादा की जो आबादी है वो इन लोगों की बनती है। तो इसमें से कोई भी जो है, अगर हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, इंडस्ट्रियों को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, तो उसमें से कोई भी इन कंपनियों के अंदर, इन इंस्टीट्यूशनों के अंदर, उन संस्थाओं में दिखाई नहीं देते। देश का जो वो एक्सरे करना चाहते हैं, वो विशेष रूप से उन्होंने लिखा कि वो हमारे इंस्टीट्यूशनों की, हमारे मेडिकल की, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारी जो इंडस्ट्रियां हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, वो विशेष रूप से इनका सर्वे करवाएंगे। और सर्वे के अंदर वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें माइनॉरिटी को कितना आरक्षण दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम देश का एक्सरे करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। और जो ये 15% आरक्षण माइनॉरिटी को दिलवाना चाहते हैं, ये उनका हक समझते हैं और ये हक वो उनको दिलवा के रहेंगे। उसके बाद ये जो कांग्रेस ने जो ये एजेंडा है, ये उन्होंने लिखित रूप में भले ही 5 अप्रैल को जारी किया, लेकिन कांग्रेस की जो ये पटकथा है ये पहले से ही लिखी जा चुकी थी। जब राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में हाल ही में जब एक रैली की, तो उसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए एक व्यापक आर्थिक वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को 2014 को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जितनी आबादी माइनॉरिटी की है, और नारे के साथ इस बात का उन्होंने जिक्र करवाया था कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पता लगाने के लिए एक वित्तीय संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने कहा है कि इसके लिए वो राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करवाएंगे। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसके अंदर उन्होंने विशेष रूप से पर्टिकुलर किसको टारगेट किया, किसके लिए वो आरक्षण मांग रहे हैं, किसके अंदर वो हमारे जो 90% की हमारी आबादी का देश है उसकी वो संपत्ति छीनकर
इन लोगों में बांटना चाह रहे हैं। जिस संपत्ति के अंदर जो पहले उन्होंने बिल लेके आए उसमें तो सिर्फ उन्होंने ये किया कि 18% हमें हमारी इनकम का जमा करवाना है उनकी सरकार में, लेकिन यहाँ इस बार तो उन्होंने लिखित रूप में ये चीज़ें दे दी कि वो हमारी महिलाओं के मंगलसूत्र तक का सर्वे करवाएंगे और अगर किसी के पास ज़्यादा भारी मंगलसूत्र पाया जाता है तो क्या वो उस मंगलसूत्र को छीन कर मिनोरिटी को देने का काम करेंगे। ये जो उनकी मानसिकता, ये जो वो सदा से उनका परिवार करता आया तुष्टीकरण की राजनीति, ये उसका जीता जागता उदाहरण है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जारी किया है। इसका भी मैं विशेष रूप से, ये मैं कोई कहने के लिए बात नहीं कर रही, ये लिखित रूप में है कि सन 1963 के अंदर एक कानून के लिए इन्होंने बात करी जिसको उन्होंने सन 1974 के अंदर लागू किया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 18% व्यक्ति को अपनी इनकम का सरकार के अंदर 3 से लेके 5 सालों के लिए जमा रखना पड़ता था। एक आम व्यक्ति, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जिसकी 20 से 25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो अपने परिवार को भी चलाता था और 18% उसको 3 से 5 सालों के लिए सरकारी खजाने में जमा करवाने का भी काम करना पड़ता था, और अगर ऐसा कोई ना करवाए तो उसके ऊपर वो लीगल कार्रवाई करने का काम करते थे। इस तरह से उन्होंने पहले भी जनता को लूटा है और अब उन्होंने लिखित रूप में दे दिया है कि वो कैसे आगे जनता को और लूटने का काम करेंगे, कैसे वो हमारे परिवारों की एफडीआं तोड़कर सरकार के खजाने में जमा करवाने का काम करेंगे। मतलब उनकी जो सोच है, उनकी जो दृष्टि है, वो किसके ऊपर है? हमारे देश की संपत्ति के ऊपर। उसको हड़पने के लिए उनकी नीतियां हैं, उसको ख़त्म करने के लिए उनकी नीतियां हैं, लेकिन देश को हमने आगे कैसे बढ़ाना है, देश को हमने आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए उनके पूरे मैनिफेस्टो में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज जनता बड़ी समझदार है, जनता को सब पता है और जनता अच्छे से जानती है कि 2014 से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी और 2014 के बाद आज हमारा देश कहाँ खड़ा है। आज हमारा देश बात करता है G20 की, आज हमारा देश बात करता है भारत वंदे ट्रेन भारत में बनने की, आज हमारा देश बात करता है 100 सेना के लिए फाइटर जेट प्लेन खरीदने की, आज हमारा भारत बात करता है धारा 370 हटने के बाद एक जो शांति स्थापित हुई है उसकी, आज हमारा भारत बात करता है कि कैसे हमारा युवा हर चीज़ को बनाने वाला बने, आज हमारा देश बात कर रहा है वोकल फॉर लोकल की, आज हमारा देश बात कर रहा है कि कैसे जो पहले 2014 से लेके अब तक एक टारगेट लिया गया था कि 3 लाख हमने लखपति दीदी बनानी है, उसमें से उस टारगेट को कितना अचीव नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और हमारा देश आज लखपति दीदी के नाम से हमारी बहनें जानी जाती हैं। आज हमारा देश उस चीज़ की बात करता है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने अपना ये मैनिफेस्टो जारी किया, ये कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी के द्वारा रैलियों के अंदर जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को बताया, मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को आपके बीच में रखा है कि कांग्रेस आने वाले समय में उसका जो टारगेट है वो क्या है। कांग्रेस आने वाले समय में हमारे देश को कहाँ, जो देश है उसको कहाँ लाकर खड़ा करना चाहती है, उसकी बात कर रहा है। मुसलमानों के देश के संस्थानों पर पहला हक, हमारे मुसलमानों का पहला हक होना चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर। ये उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान था, ये अचानक आया हुआ बयान नहीं था। ये जो उनके द्वारा, उनके जो परिवारों के द्वारा देश को बांटने की नीतियाँ उनके सिस्टम से चल रही हैं, उनके समय में चलती आ रही हैं, ये उनके, मैं आपको डेट के साथ और सन के साथ बता रही हूँ कि उनके द्वारा, उनके प्रधानमंत्री के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा जो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंचों पे कहा गया है, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं। मुसलमानों के देश के संस्थानों पर पहला हक वाला मनमोहन सिंह जी का बयान, ये हम सब ने देखा था। उसमें उन्होंने विशेष रूप से क्या कहा था कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी में अलग से 15% का आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुसलमानों को 6% अलग से आरक्षण दिया गया।
धर्म परिवर्तन करने पर भी जो SC ST समाज के लोग अगर अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं तो उनको जो SC ST की सुविधाएं हैं वो अलग से मिलनी चाहिए, और जो मुस्लिम होने के नाते वो जिस आरक्षण की बात मनमोहन सिंह जी द्वारा की गई उसको वो अलग से मांग रहे हैं, और हमारे OBC समाज का जो आरक्षण है उसको ख़त्म करके उसमें भी 6% का जो आरक्षण है वो भी वो मिनॉरिटी के लिए उन्होंने लिखित रूप में कहा है। दूसरा बयान, मुसलमानों को संस्थानों पर पहला हक देना, सिर्फ ये बयान नहीं आया था, ये दिसंबर 2006 में दिल्ली के अंदर लिखित रूप में कहा गया था। ये जो और इसकी सिफारिश करने वाले कौन थे? उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने इस बिल की सिफारिश की थी, और इस बिल को वो पास करके हमारे जो हक है, हमारे जो अधिकार हैं 90% की आबादी के, उनको छीनने के लिए जो उनका पहले दिन से एजेंडा है, जिस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर एक कास्टिज़म के लिए, वो आप सबके बीच में है। यह विचार कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, और गरीबों और इनके जो रिहायशी इलाके हैं, हमारे जो मकान हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि आज हम नौकरियां करने के लिए शहर में आ गए हैं, और शहर में नौकरी करते इतना समय हो जाता है कि हम हमारा एक मकान शहर में बना लेते हैं। लेकिन वो इसका सर्वेक्षण कराएंगे कि अगर हमारा एक मकान शहर के अंदर है और दूसरा हमारा पैतृक मकान गांव के अंदर है, तो उसको भी छीनकर मिनॉरिटी को दे दिया जाएगा। मतलब कि जिस मेहनत की, खून पसीने की कमाई से हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारी संपत्ति को सहेज के रखा है, वो उसको भी छीन कर उनके के अंदर बांटने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। और जो ये इनका मैनिफेस्टो आया है, ये इनका लिखित रूप में मैनिफेस्टो आया है, और बड़ी हैरानी की बात है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है अंग्रेजी में, क्योंकि सारे अंग्रेज हैं ना इस पार्टी में, तो इसलिए मैनिफेस्टो भी अंग्रेजी में जारी किया गया है। तो हमारे भारत देश के अंदर अंग्रेजी में मैनिफेस्टो के अंदर जो उन्होंने जारी किया वो आप क्लियर रूप से पढ़ सकते हैं, और बड़े क्लियर शब्दों में उन्होंने जो लिखा है वो मैनिफेस्टो का हिस्सा है, जिसका हिंदी अनुवादन मैंने आपको बताया है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर मैनिफेस्टो पढ़ना ये हमारे सबके बस का नहीं होता, क्योंकि हमारी मातृभाषा, हमारी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, जिसको मान्यता पूरे देश ने दे रखी है, लेकिन अभी तक उनके थोड़ा समझ में कम आता है। तो इसलिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को हिंदी थोड़ी समझ मेरे को लगता है कम आती है, इसलिए मैनिफेस्टो भी इंग्लिश में जारी किया गया है। तो ये उनके लिखित पॉइंट है